हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कौटिल्य एकेडमी की ओर से। मैं हूं अमित और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कल का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने 2011 के पेपर डिस्कस किए थे। मैंने आपको डिस्कस करने से पहले बताया था कि इसमें एक तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है, दूसरा हम इसमें ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है ना, आपको समझ में नहीं आता, आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो हम इसको भी देख रहे हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं 2012 के पेपर को। 2012 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं टाइम गवाए बिना। तो पहला क्वेश्चन है मध्ययुगीन भारत। कल हमने देखा था कि एक भी क्वेश्चन मध्यकाल से नहीं था। कल जो 12 क्वेश्चन थे, 12 में से 3 क्वेश्चन थे एंशिएंट के और 9 क्वेश्चन थे हमारे मॉडर्न के। तो सोचिए मॉडर्न का कितना ज़्यादा वेटेज है। हर साल आपको ये वेटेज मिलेगा, एक साल को छोड़ के। वो हम देखेंगे कब। क्वेश्चन है मध्ययुगीन भारत में भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। देखो, इसमें किसी एक सूफी संप्रदाय के बारे में वर्णन नहीं किया है, तो अब आपको सभी सूफी संप्रदायों को ध्यान में रखना है, चाहे वो चिश्ती संप्रदाय हो चाहे वो सोहरावर्दी। देखो, 2 संप्रदाय चिश्ती और सोहरावर्दी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट हैं। सोहरावर्दी ये त्याग में विश्वास करते थे और ये राजपद में विश्वास करते थे। इसके अलावा भी कई सारे संप्रदाय हैं। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला देखते हैं कि ध्यान साधना करते थे और श्वास नियमन। एकदम सही बात है, वो ध्यान व्यान में मग्न रहते थे, तो ध्यान और श्वास नियमन का कार्य करते थे। पहला एकदम सही है। तो अब हम ये देखेंगे कि जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा हमको, वो वाला इसका विकल्प सही है। तो एक तो सी गया क्योंकि सी में एक नहीं है, एक गया बी क्योंकि बी में भी एक नहीं है। अब या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अब आपको टाइम बचाने का एक तरीका है कि 1 और 2 तो दोनों में है। अब हम तीसरे को पढ़ लेते हैं। अगर तीसरा सही है तो आंसर डी सही होगा, और अगर तीसरा सही नहीं है तो आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। देखो, सूफी जो लोग हैं वो जाने ही जाते हैं अपने गायन के लिए। आपने गाना सुना होगा कुन फाया वाला, वो वाला, तो वो सूफी टाइप के गाने होते हैं। आप लोग एक कैटेगरी भी है सूफी गायन वाली, कई लोग उसको पसंद भी करते हैं, तो ये वाली बात सही है। तो हमारे पास अभी हमको पता नहीं है दूसरे में क्या लिखा है, लेकिन पहला और तीसरा सही है, और अगर पहला और तीसरा सही है तो एकमात्र आंसर निकलेगा, वो है डी। चूंकि हम यहाँ डिस्कस करने से दूसरा पढ़ लेते हैं, आप इसको दूसरे को छोड़ के भी एग्जाम में अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है एकांत में कठोर यौगिक अभ्यास। एकदम ये वाली बात भी सही है, क्योंकि ये कई संप्रदाय ऐसे थे सूफियों में जो हठ योग जैसे तपस्या करते थे या यौगिक अभ्यास करते थे। यौगिक अभ्यास, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन 2012 का। वहाँ 13वां इसलिए लिखा है कि 11 के हम लोगों ने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। छोटा सा क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन कई बार बहुत परेशान करते हैं, देखते हैं कितना परेशान करेगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, मतलब पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म किस प्रकार का था। पूर्व वैदिक आर्यों का मतलब है ऋग्वैदिक आर्य। ऋग्वैदिक आर्य, ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म के बारे में आपको 2-3 बातें पता होंगी कि इनके जो देवता थे वो ज़्यादातर प्रकृति से संबंधित थे। जैसे इंद्रदेव किसके देवता थे? वर्षा के देवता थे। अग्निदेव थे। ऋतस्य गोप, कल हमने पढ़ा था ऋतस्य गोप, ऋत और धर्म में अंतर पढ़ा था। ऋतस्य गोप किसके थे? नैतिक विधान के देवता थे। दूसरा, एक तो प्रकृति की पूजा करते थे, दूसरा प्रकृति की पूजा का प्राथमिक जो तरीका था वो था प्रार्थना करना। ये किसी कर्म कांड में विश्वास बहुत ही कम करते थे, और ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं करते थे, प्रार्थना के साथ यज्ञ भी किया करते थे। तो हमको इतनी सी बात पता है ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म के बारे में कि पहला वो प्रकृति की पूजा करते थे, पूजा करने में प्रार्थना जो थी उनका प्राथमिक तरीका था, और दूसरा था कि यज्ञ भी करते थे। इस प्रार्थना के या इस पूजा के उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य थे भौतिक सुखों की प्राप्ति। किस लिए ऋग्वैदिक आर्य पूजा करते थे? भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन
इन सबसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। कि आर्यों का धर्म प्रमुखता था, भक्ति तो नहीं था, ये तो गलत है। मूर्ति पूजा तो थी नहीं उस टाइम पे, अस्तित्व ही नहीं था मूर्ति पूजा का। तो अगला प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है, हम लोग यहाँ मतलब प्रार्थना तो नहीं लिखा है, लेकिन प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ भी उसमें एक माध्यम था। ये पढ़ा ना, प्रार्थना होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अगला है प्रकृति पूजा एवं भक्ति नहीं, भक्ति को तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, प्रकृति पूजा प्लस यज्ञ। लेकिन अगर यज्ञ की जगह प्रार्थना होता तब भी इसका आंसर सही था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी प्राचीन इतिहास के बारे में ही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा तत्व है जो नीचे लिखे हैं और उनमें से कौन कौन से तत्व जैन और बौद्ध दोनों में समान है। देखो मैंने आपको कल बताया था जब 11 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे कि आप देखोगे कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो कमोवेश एक आध साल के बाद आते जाते रहते हैं उनके क्वेश्चन। या तो जैन धर्म का पूछ लेंगे, अगले साल बौद्ध धर्म का पूछ लेंगे, या दोनों का पूछ लेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये वेरी IMP है, जैन और बौद्ध धर्म, क्योंकि एक अपने आप में उस टाइम की बड़ी घटना थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्पन्न होना। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैन धर्म के मैंने बारे में आपको बताया था कि ये आत्मवादी धर्म है, जबकि बौद्ध धर्म क्या था, अनात्मवादी धर्म था। जैन धर्म का शाश्वत पृथ्वी सृष्टि में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म क्षणिक सृष्टि में विश्वास करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। पहला है तप और भोग की अति का परिहार। परिहार का मतलब दूर करना। तप और भोग की अति, एक बात एकदम सही है कि भोग की अति तो नहीं थी, मतलब भोग तो दोनों में वर्जित था कि बहुत ज़्यादा भोग नहीं करना है, लेकिन तप के संबंध में दोनों का मत अलग अलग है। जैन जो है वो कठोर तप में विश्वास करते थे, इतना कठोर तप करते थे कि वस्त्रों को भी त्यागने से नहीं हिचकिचाते थे। लेकिन बौद्ध जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर तप में विश्वास नहीं करते थे। तो पहला पॉइंट में एक पार्ट तो सही है लेकिन दूसरा पार्ट गलत है। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे गलत, मतलब है कि पहला पॉइंट है गलत। अब एक जिन में है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो कथन गलत है, सही उत्तर ही देना है हमको। तो ए गया क्योंकि इसमें एक है, सी गया और डी गया, तो हमारे पास आंसर ही बचा है बी। ध्यान रखो, अब आपको बाकी दो भी नहीं पढ़ना है, यहाँ भी टाइम बच गया। मैंने आपको बोला था कि बस 100 क्वेश्चन पढ़ना है और उनको अच्छे से सोच समझ के लगाना है। कई लोग नहीं पढ़ पाते 100 क्वेश्चन पूरा। आप देखोगे वाली बात, जब आप अटेम्प्ट अगर दिया होगा तो ये वाली बात महसूस कर पा रहे होगे, और जिन्हें नहीं दिया होगा वो महसूस करेंगे। तो ये एक ट्रिक है कि आप ऐसे बच सकता है, टाइम भी बच सकता है। बाकी दो पढ़ ही लेते हैं। क्या है, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, मतलब भाषा थोड़ी टफ है लेकिन अर्थ समझो। मतलब वेदों में विश्वास नहीं करते थे, एकदम सही बात है कि ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए तो इनको नास्तिक धर्म बोला जाता है, जैन और बौद्ध दोनों को। अगला है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। हिंदी वालों को थोड़ा टफ पड़ रहा होगा कि मतलब हिंदी मीडियम में ऐसे टफ शब्द आते हैं, लेकिन आप अगर समझोगे तो आपको आसान पड़ेगा। कर्म कांड का मतलब आप जानते ही हो, फलवत्ता का मतलब होता है फल मिलना, निषेध मतलब ये दोनों धर्म जो कहते थे कि कर्म कांड से कोई फलबल नहीं मिलता है, तो उसकी फलवत्ता का निषेध मानते थे। दोनों ऑप्शन सही है। तो हमने देखा ही था कि आंसर हमने पहले ही इसका बी निकाल लिया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ भी गया। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद। जैसे ही आपको ध्रुपद आया तो आप एक बात इसके बारे में याद रखोगे, वो है कि हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है ध्रुपद। किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत। कल शायद मैंने आपको बताया था कि भारत में 2 प्रकार के संगीत कम से कम देखने को मिलते हैं। एक है हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा है शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी जो संगीत है वो हिंदू और मुस्लिम 2 सभ्यताओं के मिलन से बना है, मतलब इस पर विदेशियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। और शास्त्रीय संगीत जो है, शास्त्रीय, वो केवल भारतीय, विशुद्ध रूप से भारतीय संगीत है। अब एक बात, दूसरी बात ये याद रखने की है कि हिंदुस्तानी संगीत उत्तरी भारत में मिलता है, जबकि शास्त्रीय संगीत दक्षिणी भारत में मिलता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ देते हैं कि ध्रुपद में क्या है। ध्रुपद की उत्पत्ति और विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ था। गलत बात है,
क्योंकि ध्रुपद जो है वो भारत की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। इसका अस्तित्व तो कई लोग वेदों में से ढूंढते हैं कि वेदों में जो संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण होता है ना, उसका संबंध ध्रुपद से, तो ये वाला गलत हो गया। तो हम देखते हैं एक किस किस में नहीं है। उत्तर देखना है सही। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने सही कूट का ही पूछा है कि नहीं पूछा। अगर वो पूछने से, कल हमने क्वेश्चन देखा उसमें नहीं पूछा था, तो कौन सा सही नहीं है ये भी ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से, अच्छा हम ये देख रहे थे कि पहला जिन में है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो एक नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता, ए और सी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां एक विकल्प या एक कथन दिया गया है। अच्छा, यहां तो उत्तर भी दे रखा है। ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म संगीत है। ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म संगीत है। आंसर मिल ही गया हमको कि बी आंसर है, एकदम सही है। ध्रुपद प्रमुखता से क्या है, अध्यात्म और भक्ति संबंध। मैंने आपको बताया था किसकी जड़ें कहाँ ढूंढते हैं, इसकी जड़ें ढूंढते हैं वेदों में, तो आसानी से बन पड़ेगा। अगला, ध्रुपद अलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। ध्रुपद अलाप मंत्र से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। कहने का मतलब है कि ध्रुपद में अलाप गाए जाते हैं। अलाप का मतलब आप जानते हो, अलाप का मतलब है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि ऐसे करते रहते हैं 10-10 मिनट तक, वो होते हैं अलाप। उनमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल लय का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं अलाप। तो अलाप कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, संस्कृत अक्षरों पर आधारित हैं। तो एकदम सही बात है ये वाली भी बात भी। तो इसके बी आंसर एकदम सही है, 2 और 3। चलिए, शायद इसमें आंसर अब दे रखें तो उसको देख लेंगे, हम तो समझ लेंगे उसका आंसर। अब बात करते हैं, लेकिन आपको तकलीफ होगी, आप आंसर को मत देखना, पहले हम इसको समझ लेंगे फिर देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी भी आपने सुना होगा और भरतनाट्यम भी आपने नाम सुना होगा, इनको पढ़ भी रखा होगा। कुचिपुड़ी का मतलब है ये दोनों क्या हैं, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। कौन से नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य हैं। ऐसे लगभग 8 नृत्य भारत में विद्यमान हैं। तो देखते हैं कुचिपुड़ी में क्या कहते हैं। कुचिपुड़ी के बारे में आपको बताता हूँ, ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। कुचिपुड़ी कहाँ प्रचलित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ प्रचलित है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु में प्रचलित है। ठीक है, तो एक बात आपको जो अंतर पता चल गया, पहला है कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में मिलता है देखने को, और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे कुचिपुड़ी के बारे में। तो जो कुचिपुड़ी है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या पूछा है कुचिपुड़ी के बारे में। एक बात यह है कि कुचिपुड़ी जो है वो यक्षगान से जुड़ी हुई है, यक्षगान से। और यक्षगान के बारे में आपने पढ़ा होगा कृष्णदेव राय के समय पे। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों के बारे में क्या पूछ रहे हैं यहाँ करें। कुचिपुड़ी नृत्य के नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं। हाँ, कुचिपुड़ी की खास बात यह है कि जो नृत्य करता है ना, कई बार वो कहानी भी बोलता चलता है साथ में। तो यही मतलब है, कथोपकथन का भी वर्णन करते चलते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं होता है। एकदम सही बात है ये, भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं, मतलब बोलते नहीं है, केवल नृत्य करते हैं। जबकि कुचिपुड़ी में बोलते भी चलते हैं और नृत्य भी करते हैं। आपने 3 शब्द सुने होंगे, नृत्य, नृत्य और नाट्य। ये तीनों तत्व जो है वो कुचिपुड़ी में विद्यमान रहते हैं। चलिए, तो पहला तो अपना सही, तो जिसमें एक है वो हमारे सही हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से हमारा बी गया, क्योंकि इसमें केवल 2 ऑप्शन दिया है। अब एक सही है तो हमारा डी आंसर भी गया। अब हमको केवल 2 में से कोई एक लगाना है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कहता है। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है। ये एकदम गलत है। आप जब, अगर आपने कोई वीडियो देखा हो कुचिपुड़ी के बारे में या कभी लाइव देखने का मौका मिला हो, तो पीतल की एक थाल रहता है, उस पर कुचिपुड़ी में नंगे पैर रख के, ऐसा नहीं है कि पीतल के थाल के किनार जो रहती हैं, जैसे ये किनारे हैं, इसके ऊपर नंगे पैरों से बिना चप्पल पहने उसको रख के उस पर डांस किया जाता है कुचिपुड़ी में। तो ये भरतनाट्यम दिया। ज़्यादातर आप देखना, कई बार जब कुछ चीज़ें टफ रहती हैं तो यूपीएससी इस तरीके से पूछता है, वो उनको उल्टा कर देता है कि भरतनाट्यम में है, किस में, कुचिपुड़ी में, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में स्क्वायर क्रियाएं का कोई स्थान नहीं है। गलत, क्योंकि
थाल रख के, पीतल का थाल रख के कुचिपुड़ी में नृत्य किया जाता है। साथ में पैर के अंगूठी से एक आकृति भी बनाई जाती रहती है। किसमें? कुचिपुड़ी में। भरतनाट्यम जो नृत्य है वो सामान्यतः एकल नृत्य है, मतलब एक ही व्यक्ति नृत्य करता है। जब एक ही व्यक्ति नृत्य करता है तो एक ही व्यक्ति को बहुत सारी भूमिकाएं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि भरतनाट्यम में कई सारे किरदारों के बारे में वर्णन चलता है और एक ही व्यक्ति सारे किरदारों का वर्णन करते चलता है, सारे किरदारों को अपने नाच के, अपने डांस के द्वारा ही दिखाते चलता है। यही तो खास बात है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा ए। इसमें कुछ देर वाला ऑप्शन था वो गायब हो गया है, तो हमने तब देखा था इसका आंसर ए है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटा दिख रहा है क्वेश्चन तो छोटा खोटा है कि नहीं ये देखते हैं। नागर, द्रविड़ और बेसल, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है? ये मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। ऐसे ही 3 नाम और सुने होंगे आप लोगों ने। एक है गांधार, मथुरा और अमरावती। वो किसके संबंधित है? वो मूर्ति निर्माण की शैलियां होती हैं। तो देखते हैं, इनसे हो जाएगा क्योंकि सिंपल ही लग रहा है क्वेश्चन। तो भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, गलत। 3 मुख्य भाषा वर्ग, ये भी गलत। भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां, एकदम सही है। और भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना इस बात को। जब आप इनको आज ही जाकर रिवाइज करना है कि नागर शैली की विशेषता। जैसे नागर शैली में चतुष्कोणीय मंदिर होते हैं, इनका शिखर रेखीय होता है, ऊपर कलश की आकृति बनी रहती है, ये आपको पता है। वहीं द्रविड़ शैली में क्या होता है? अष्टकोणीय होते हैं और इनके ऊपर पिरामिड नुमा आकृति बनी रहती है, जिसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं विमान बोलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? ये उत्तर भारत में मिलते हैं नागर शैली के। द्रविड़ शैली कहाँ मिलते हैं? दक्षिण भारत में मिलते हैं। बेसर शैली के ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मिलते हैं। मतलब उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत, ये बीच में बेसर शैली मिलती है। कई लोगों का आरोप है कि जो बेसर शैली दोनों का मिला जुला रूप है, लेकिन इसमें कुछ के भी खुद, मतलब कुछ विशेषताएं खुद की भी हैं, मूल तत्व हैं जो कहीं और नहीं मिलते। तो इसका आंसर हमने निकाल लिया। नागर, द्रविड़ और बेसर शैली क्या है? मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। अगला देखो, भगवान बुद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन अभी आया था कि बुद्ध और जैन धर्म में क्या समानता है। अब देखते हैं अगला कि बुद्ध से संबंधित अगला क्वेश्चन क्या है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी, 2 जगह लिखो, कभी कभी खैत मुद्रा युक्त दिखाई गई है। खैत, इस शब्द को याद रखना। जैसे भूस्पर्श, अच्छा ये तो समझ में आ रहा है। खैत थोड़ा टफ शब्द है, लेकिन भूस्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है, इसको समझ में आ गए हैं। भूस्पर्श से आपको एक बात समझ में आ रही है, भूमि को स्पर्श करने वाली मुद्रा। तो ऐसी मुद्रा जिसमें भूमि को स्पर्श किया गया हो। आपने बुद्ध ही नहीं, कई और मूर्तियों में देखा होगा कि कई जगह क्या होता है, बुद्ध ऐसे हाथ रखे रहते हैं, चौकड़ी मार के बैठ रहे हैं, हाथ रखे रहते हैं और ऐसे हाथ कई रखे रहते हैं, और जो उनका सिंहासन रहता है उसको टच करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि प्रतिमा कभी कभी खैत मुद्रा में दिखाई गई है, जिसे भूस्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो क्या पूछ रहे हैं? मार पर दृष्टि रखने, देखो मार से संबंधित तो है। मार क्या है? एक राक्षस था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। मार जो बुद्ध की तपस्या भंग करने के लिए आया था, ऐसी कहानी जुड़ी है जातक कथाओं में। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए धरती का आह्वान। ठीक है, सुनने में ठीक लग रहा है। जबकि वो मुद्रा किससे संबंधित थी? धरती का आह्वान तो कर रहे हैं, लेकिन पवित्रता के लिए आह्वान करने की बात की गई थी। दूसरा है, मार के प्रलोभनों के बावजूद, मार ने क्या बहुत प्रलोभन दिए कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तपस्या भंग कर दो, तपस्या भंग कर दो। ऐसा जो काम उर्वशी का रहा है ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए, वो काम मार कर रहा था। अपनी शुचिता, शुचिता का मतलब ही पवित्रता होता है, शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान। अब देखो आप, दोनों में धरती का आह्वान तो कर रहे हैं, यहाँ भी धरती का आह्वान और यहाँ भी धरती का आह्वान। अब धरती का जब आह्वान कर रहे हैं तो कौन सा सही है? विघ्न डालने से रोकने के लिए। बुद्ध रोकने का काम नहीं करते थे। भाई तुमको जो करना है करो, मैं जो कर रहा हूँ वो करूँगा। मैं तो अपनी जो भूमि है उसका आह्वान कर रहा हूँ कि मेरी शुद्धता बनी रहे, मेरी शुचिता बनी रहे। तो इसका आंसर बी है। अभी बी देख लेते हैं, हो सकता है तीसरे में और कुछ हो। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही गलत है। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए बी सही है। नहीं, पहला सही नहीं है, केवल बी इसका आंसर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। क्यों? शुचिता शुद्धता के लिए, रोकने का काम नहीं है बुद्ध का। आपको कभी भी ये बात सुनने को मिले कि बुद्ध ने उसको धमका दिया है,
डांट दिया, ऐसा नहीं है। बुद्ध को जब ऐसा लगता था कि नहीं बोले थे, वो शांत हो जाते थे, तो वो रुकते वुकते नहीं थे। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, फिर से प्राचीन भारत के क्वेश्चन है। ये जो है 8 क्वेश्चन प्राचीन और मध्यकालीन भारत से आए, ज़्यादातर प्राचीन से। मैंने कल आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न से, उसके बाद आते हैं एंशिएंट से, और उसके बाद आते हैं मिडाइवल से। हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ हमने आर्ट एंड कल्चर भी डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन होते नहीं कि उनके अलग से उनको डिस्कस किया जाए। तो कुछ क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हो आर्ट एंड कल्चर से, नागर शैली वाला क्वेश्चन था, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था। अब देखते हैं, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखो, आप लोगों ने श्रेणियों के बारे में पढ़ा होगा। प्राचीन भारत में श्रेणी क्या होती थी? श्रेणी होती थी जो संगठन रहते थे व्यापारियों को, उनको बोला जाता श्रेणी। हर एक श्रेणी के पास खुद के अधिकार रहते थे कि वो शिक्षा को भी डिसाइड कर सकें, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस डिसाइड करना क्या पढ़ना है, और न्यायपालिका को भी मतलब न्यायिक अधिकार जो थे वो भी उनके पास थे। इसके अलावा वो खुद के लिए कानून भी बना सकते थे, लेकिन ये सब जो काम करते थे वो केवल श्रेणी पे ही लागू होते थे, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति पर। तो जो श्रेणी के अंतर्गत है उस पर लागू हो रहे हैं, और जो श्रेणी के अंतर्गत नहीं उस पर लागू नहीं हो रहे हैं। देखते हैं क्या कहते हैं, मतलब श्रेणी के बारे में कौन सा सही है, ये इन्होंने पूछा है, यहाँ भी सही पूछ रहे हैं। प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकार के साथ पंजीकृत होती थी। नहीं, श्रेणियों ने क्या किया था? विकेंद्रीकृत व्यवस्था का प्रारंभ किया था, और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। एकदम गलत है, राजा तो प्रमुख होता ही नहीं था, श्रेणी ही खुद मुखिया होती थी, और सारे अधिकार उनके पास थे। क्योंकि तो एक जिसमें है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ए में एक है तो ए नहीं हो सकता, डी में एक है तो डी नहीं हो सकता। अब अगर हम केवल दूसरा ऑप्शन पढ़ लें तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 3 तो दोनों जगह उपलब्ध है ही। 3 तो मतलब इसका सही है। 3 का क्या है? श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था श्रेणी का, एकदम सही है, श्रेणी रखती थी, मैंने आपको बताया भी था अभी। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये बात भी सही है। मैंने आपको बताया था कि श्रेणी के पास ठीक ठाक अधिकार रहते थे, और ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था का निर्माण इसने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हम 2012 के इतिहास के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, आप लोग सोचो पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे हैं। फिर से प्राचीन काल का है। प्राचीन काल भारत में, प्राचीन काल में होना चाहिए है, प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति। भारत में अगर वैज्ञानिक प्रगति सर्वाधिक ज़्यादा हुई है तो आप देखोगे गुप्त काल में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। गुप्त काल में वो आर्यभट्ट जो निवास करते थे हमारे चंदू द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे। चलो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है प्राचीन काल में उसका क्या अर्थ है, क्या क्या सही है उसके बारे में। पहला, प्रथम शताब्दी ईस्वी मतलब फर्स्ट एडी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। मतलब बहुत सारे शल्य औजार मिले हैं फर्स्ट एडी में। अगर आपको पता हो, कुषाणों का शासन था फर्स्ट एडी में, मौर्योत्तर काल चल रहा था, और मौर्योत्तर काल में एक शासक था कनिष्क, और कनिष्क के दरबार में निवास करता था चरक। और चरक के बारे में आपको सुना होगा, शल्य क्रिया विरिया के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, उसने चरक संहिता भी लिखी थी। तो पहली बात सही है भाई, एकदम सही है। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। कितनी गलत बात है तो इसको तो वाले क्वेश्चन अब आपको बहुत सिंपल हो गया है, अब तो आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि अंग प्रत्यारोपण मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट होते थे अंग 2000 साल पहले, ऐसा नहीं था। अभी हम अच्छे से अंगों को ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे प्रॉपर। इलाज की बहुत सारी, उपचार की बहुत सारी विधियाँ हमारे आयुर्वेद में दी हैं। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान जो चिकित्सक थे वो भी रहे हैं भारत में, लेकिन प्रत्यारोपण नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं 2 कथन जिस ऑप्शन में दिया है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो इसमें 2 दे रखा है, ये गया 3 4 1 3 4, इसमें 2 दे रखा है, ये गया। अब हमारा कथन बनेगा 1 से। अगर हमारा एक ऑप्शन सही है, एक वाला कथन सही है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। और हम पहले ही देख चुके हैं कथन 1 सही है। इसका आंसर क्या बनेगा? सी, 1 3 और
4 ऐसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आंसर तुमको मिल ही गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण की ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। देखो ये नहीं पढ़ते हैं कई लोग, और क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, अब आ गए हैं तो क्या करें। लेकिन हमको इन दोनों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको जो पता था उससे आंसर निकल गया। कहना ये चाह रहा है कि थीटा का मान ज्ञात था उस टाइम पे, तो ये बात सही है। अब तो यूपीएससी कह रही सही है तो मानेंगे। दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ठीक है भाई, ये बात भी सही है, चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। लेकिन हमको इन दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग क्या करते हैं, उन दो से जिनसे आंसर बन रहा है उसको नहीं देखेंगे, जिनसे नहीं बन रहा ना, जो टफ पढ़ रहे हैं उनको देखेंगे, फिर इनके पीछे भागेंगे। हमको इनके पीछे भागने नहीं, अगर हमको पता भी नहीं है, हमको पता भी थे भी नहीं, तब भी हम आंसर बना पा रहे हैं। तो इन दोनों को ही हमको तैयार करनी है। ये ज़्यादा आसान बात है, इसको ये आपको पढ़ने में आते हैं, पढ़ते भी आप इनको अच्छे से। ठीक है, तो ऐसा टफ के बनाना नहीं है क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन सिंपल है उसको सिंपल ही बनाना है। चलिए अब देखते हैं अगला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है देख लेते भाई, क्या क्या कथन है। आ गया मॉडर्न इंडिया शुरू हो गया है। अभी तक हम डिस्कस, ये जो आपके पास स्लाइड आ रही हैं इनमें पहले एंशिएंट, फिर मिडाइवल और फिर मॉडर्न। एंशिएंट मिडाइवल आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन मॉडर्न के अब क्वेश्चन आए तो आगे हमको मॉडर्न के ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप इतने मॉडर्न हो जाओगे आगे जाके कि अब क्या पूछें। चलो देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी की भर्ती राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी। दादा भाई नौरोजी, अच्छा ये गलत लिखा है, इसका अर्थ है कि दादा भाई नौरोजी की राष्ट्रीय आंदोलन को क्या देन थी, क्या देन थी। वो देख लेते हैं कौन कौन सी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। एकदम सही है। आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, पता है वाली बात। तो उन्होंने आर्थिक शोषण के बारे में बताया था, विऔद्योगिकरण के बारे में बताया। दादा भाई नौरोजी के अलावा आर.सी. दत्त भी एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस बारे में बताया था कि आर्थिक शोषण कर रहा है ब्रिटेन हमारा। तो एक सही है, तो बी हमारा आंसर नहीं हो सकता, कि बी में एक नहीं है। अगला, उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या की। व्याख्या तो वैसे नहीं की है, लेकिन पढ़ते हैं। भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। देखो ये काम किया है हमारे सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने। ऐसा नहीं केवल दयानंद सरस्वती ने किया हो, कई विदेशी लोग थे, उन्होंने भी ऐसा काम किया है। जोनाथन डंकन का एक आपने नाम सुना होगा। वो उन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और बताया कि भारतीय संस्कृति भी महान थी। इस बात से क्या प्रभाव पड़ा, भारतीयों को लगा कि बताओ ये तो अच्छी बात है, हमारी संस्कृति महान थी तो हम अंग्रेजों से क्यों डरें। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने काम नहीं किया था। अब जिसमें दो है वो हमारे काम का नहीं है, गए। अब या तो एक ए हमारा आंसर हो सकता है या सी, देखते हैं। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। पॉइंट आप देखो, सभी, इस पे गौर फरमाओ। सभी समस्याओं के बारे में कैसे वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि रहनुमाई मुजदयान सभा नामक एक संगठन का गठन किया था पारसी लोगों ने, उसमें दादा भाई नौरोजी भी थे। और वो संगठन एक पत्र निकालता था, उस पत्र का नाम था रफ्त गोफ्तार नाम था। ये वाली बात आप लोगों को पता होगी। तो सभी बुराइयों को नहीं कर सकता। जब भी ऐसे शब्द है ना, ऑल, सभी या ओनली, सिर्फ, ऐसे शब्द आए तो उनको अंडरलाइन करना है अच्छे से, फिर आगे का लाइन पढ़ना है। 90% ऐसा रहेगा, मतलब ज़्यादातर ऐसा रहेगा कि ये शब्द जो है, ये शब्द ही आपका आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये शब्द, एक शब्द की वजह से पूरा कथन गलत हो जाएगा। कितनी सामाजिक बुराइयां थी, क्या सभी का निराकरण कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कोई उनने बात नहीं कही है। तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है फिर? ए आंसर हमारा निकल रहा है। इससे केवल एक सही है इसका। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रॉलेट एक्ट भी उन टॉपिक्स में से है प्री में जो 1-2 साल में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट बहुत खास, इसको IMP करके रखो आप। एक खास टॉपिक है, हर 2-3 साल में एक आध बार पूछ लेता है। अभी आप याद रखो 12 में पूछा है, फिर मैं आपको आगे आएगा तो दोबारा बता दूंगा। रॉलेट एक्ट क्या था? ये आया था 1919 में। इस एक्ट में क्या कहा था सरकार ने? इस एक्ट में कहा कि जो पहले तो सरकार ने जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारतीयों की सहायता ली,
जब भारतीयों की सहायता ली तो भारतीयों से कहा गया कि हम तुमको उत्तरदायी सरकार देंगे, और जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उन्होंने रॉलेट एक्ट दिया उत्तरदायी सरकार की बजाय की जगह पे। इसमें लिखा था कि जो सरकार किसी भी व्यक्ति को इस बिना पर पकड़ सकती है, इस बात पर पकड़ सकती है कि उसने कोई अपराध कर रहा है या करने की संभावना, मतलब सरकार किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकती है और उस व्यक्ति को ना तो कोई अपील कर सकता और ना ही अपनी दलील दे सकता। इसलिए इसको क्या बोला, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून बोला गया। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, सत्याग्रह सभा का भी गठन किया गया था, आपको पता हो। और उसमें होम रूल लीग, जो हमारी एनी बेसेंट और तिलक जी की थी, होम रूल लीग के अंतर्गत, होम रूल आंदोलन के अंतर्गत उस ढांचा जो बनाया गया था होम रूल आंदोलन का, उसका उपयोग किया था। कहाँ किया था? सत्याग्रह सभा में। इसी सभा आंदोलन को, सत्याग्रह सभा आंदोलन को बाद में क्या कहा गया था गांधी जी द्वारा? हिमालयन ब्लंडर। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन दिए। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, नहीं ये तो है ही नहीं, आर्थिक समर्थन एकदम गलत है। दूसरा, बिना मुकदमा चलाए, यही मैं आपको बोल रहा था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों के लिए की सुनवाई के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, क्या है? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, मतलब कोई व्यवस्थित सुनवाई नहीं थी। जैसा अगर लगा जज साहब ये दोषी है, जज साहब हाँ दोषी है, जाओ, क्या सुनवाई हुई? खाक सुनवाई थी। तो मैंने आपको बताया था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था। ये वाला ऑप्शन सही है, तो बी इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं अगला, खिलाफत आंदोलन का दमन, नहीं उसका लक्ष्य थोड़ी था खिलाफत आंदोलन का दमन, नहीं, खिलाफत आंदोलन तो 1920 में शुरू हुआ था, आप लोगों को पता होगा। प्रेस स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाना, नहीं ये भी नहीं था। तो बी इसका आंसर हो गया रॉलेट एक्ट का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय आईएनसी, ये पार्टी अभी भी जीवित है, ध्यान रखना, अभी भी चल रही है, स्वतंत्रता से पहले की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि मैंने आपको कल एक क्वेश्चन आया था उसके बारे में बताया था। वो क्वेश्चन था नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। उस नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हमको डोमिनियन स्टेट्स दी जाए। तो इसका विरोध किसने किया था? इसका विरोध दो लोगों ने पुरजोर तरीके से किया। पहले थे मोतीलाल नेहरू के बेटे, मतलब ये रिपोर्ट जिन पप्पा ने बनाई थी उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, हमको डोमिनियन स्टेट मंजूर नहीं है, हमको तो पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। और नेहरू जी का साथ किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दोनों समाजवादी प्रकृति के थे। कभी मौका मिले तो ये वाली बात पढ़ेंगे, दोनों के समाजवाद में क्या अंतर था। तो देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है। तो इसमें जो डिमांड रखी थी 1929 में, इन्होंने कहा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। 26 जनवरी को ये प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी कारण आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को ही भारत को गणतंत्र बनाया गया था, क्योंकि यहाँ 26 जनवरी को भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। ये वही लाहौर अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो सारे पॉइंट इस लाहौर अधिवेशन के खास हैं, आप इसको एक बार जरूर रिवाइज करना, कुछ मैंने बता दिए। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, एकदम सही बात है। क्या किया था कांग्रेस ने? पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया था। अब जिसमें एक कथन है वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी सही कैसे नहीं हो सकता? हमें एक तो मिल गया है। अब तो या तो एक सही है या फिर तीन सही है, मतलब सी आंसर सही है, ए या सी में से कोई एक आंसर सही है। देखते हैं, पहले तीन ही पढ़ लेते हैं। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करने हेतु एक संकल्प पारित किया गया था। अब एक बात बताओ कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत आया कब था? आप सोचो। जो पाकिस्तान वाले लोग, जो समर्थक लोग थे, वो ने इस द्वि राष्ट्र सिद्धांत को पहली बार ढूंढा। हमारे मोहम्मद इकबाल थे, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, उनके एक भाषण में। लेकिन पहली बार व्यवस्थित रूप से रहमत अली चौधरी जो थे, चौधरी रहमत अली, उन्होंने पाकिस्तान का सिद्धांत दिया था, लेकिन ये बाद में दिया था 1929 के बाद। तो पहले कैसे मांग कर सकते हैं? तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर निकला है ए इसका आंसर है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। गलत। कब सुलझाया गया था? ये झगड़ा सुलझाया गया था 1916 में। और झगड़ा हुआ कब था? 1907 में। इसको कांग्रेस का
विभाजन भी बोला जाता है। सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी धड़ा अलग अलग हो गया था और 1916 में दोनों एक हो गए थे। इस समय 1916 में समझो जो अधिवेशन है कहाँ हुआ था, वो हुआ था लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ टफ था नहीं ऐसा। अब देखते हैं 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दिया था। एकदम सही बात है। अब वो पूछ ही रहे हैं तो सही बात होगी, तो इसमें हमको डाउट भी नहीं होना चाहिए इस बात में। 7 जगह से इन्होंने क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। 7 राज्यों में सरकार थी। चुनाव कब हुए थे? 1937 में हुए थे। 28 माह इनकी सरकार चली थी। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो जो मुस्लिम लीग थी उसने मुक्ति दिवस मनाया था उस दिन को। पॉइंट ये है, ये भी पूछना चाह रहे हैं क्यों दिया था आखिर इस्तीफा? इस्तीफा दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने भारत को अपना सहयोगी घोषित कर दिया। तो कांग्रेस ने कहा भाई तुमने भारतीयों की सहमति कब ली है? घोषित कर रहे हो कि हमारा समर्थन है, कल ही जर्मनी हम पे बम बरसाएगा। और हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, चाहे तुम हो चाहे जर्मनी, हम दोनों को एक जैसा देखते हैं। हम हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, और तुमने हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे शामिल कर लिया? तो इस वजह से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। गलत। दूसरा, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। कांग्रेस में वाम पक्ष के, आपको पता होगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की नेतृत्व में, लेकिन ऐसा नहीं था वाम पक्ष के उदय से, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने आपको बताई है इस्तीफा का केवल एक कारण था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरू होना। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। नहीं। तो चौथा क्या लिखा है? उपरोक्त कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उनने इस्तीफा दिया था एक कारण से, और उस इस्तीफे का कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को ब्रिटेन का सहयोगी घोषित करना। अब बढ़ते हैं आगे। फिर से महात्मा गांधी पर ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। तो महात्मा गांधी वाला, गांधीवाद वाला जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था। अब आप सोच के देखो कि 1932 में क्यों किया था उपवास? ये क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1932 में। उनने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। कब की? 1932 में की। इस सांप्रदायिक पंचायत में कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रारंभ कर दिया। गांधी जी का दिमाग घूम गया। गांधी जी का ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन दे दिया तो दलित हिंदुओं का होते हुए भी हमेशा अलग हो जाएंगे। गांधी जी ने इसलिए विरोध दर्ज किया और उपवास करना शुरू कर दिया। और गांधी जी के उपवास की खास बात थी कि जैसे ही वो उपवास करते थे वो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में खबर बन जाती थी। तो अब बात उठी कि बाकी जो संगठन थे, स्पेशली जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनने इसको स्वीकार भी किया था, इसकी तारीफ भी की, भैया ठीक है बढ़िया है। लेकिन जब गांधी जी ने उपवास किया तो फिर गांधी जी से मिलने गए। वो कहाँ पे? जो हमारे अम्बेडकर थे, और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। गांधी ने कहा देखो पृथक निर्वाचन तो गलत है, लेकिन आरक्षण जरूर दिया जाएगा कुछ सीटों पे। तो कुछ सीटों पे आरक्षण दिया गया था दलितों को। ध्यान रखना, आज भी आरक्षण दिया जाता है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है। पृथक निर्वाचन क्या होता है ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। देखते हैं क्यों किया था। सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था, अभी समझ लेते हैं। और इस सांप्रदायिक पंचायत के बाद गांधी जी ने उपवास किया, और उपवास के बाद क्या हुआ था? उपवास के बाद पूना समझौता हुआ था। ठीक है, देखते हैं। गोल ए ऑप्शन है, गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई। गलत। जब एक गोलमेज सभा असफल हुई तो इसका परिणाम हम सांप्रदायिक पंचायत को तो मान सकते हैं, लेकिन गांधी जी के उपवास को नहीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता, ये तो कभी नहीं रहा है। मैंने बताई था अभी नाम, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। एकदम सही आंसर है।
देखो इस वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको केवल 3 ऑप्शन है, चौथा तो आप देख ही रहे हो इनमें से कोई सही नहीं है। तो 3 ऑप्शन है, अगर आप 3 का पता लगाए, 4 तो ऑप्शन ही नहीं उसमें ईमानदारी से, 3 आपको पता है तो आपका आराम से आंसर बनेगा। चलिए अब देखते हैं अगला, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1928 में। ये क्या था? एक प्रकार का समाज सुधार आंदोलन था। और आपको पता है राजा राम मोहन राय प्राथमिक समाज सुधारकों में से एक थे। चलो देखते हैं क्या पूछा है ब्रह्म समाज के बारे में, कौन सा कथन सही है। यह भी पूछा है, सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। ब्रह्म समाज जो था वो मूर्ति पूजा का विरोध करता था और क्या करता था? एक ईश्वरवाद में विश्वास करता था कि भाई एक ही ईश्वर है, बहुत सारे ईश्वर नहीं है। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि ये राजा राम मोहन राय ने घोषित ही किया कि किसी एक व्यक्ति या एक महापुरुष या एक ग्रंथ को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो देखते हैं 1 और 2 कहाँ पे हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये गलत हो गया कि इसमें 2 ऑप्शन नहीं है। 3 गलत हो गया कि इसमें 1 और 2 दोनों नहीं है। बी 1 और 2 है और डी 1 2 3 है, 3 ऑप्शन है। देखते हैं तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। गलत। त्रुटिहीन का मतलब कि वेदों में कोई गलती है ही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने किसी एक पुस्तक को अंतिम सत्य मानने का विरोध किया था। त्रुटिहीन किसने माना था कि वेद त्रुटिहीन है? वो थे दयानंद सरस्वती, और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती, उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही। क्यों बी सही हो जाएगा? क्योंकि तीसरा गलत है हमारा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। विचार करने में क्या जा रहा है अपना? मृदा के स्वरूप, मतलब सीधा उनने कथन देना शुरू किया है, तो सीधा कथन से शुरू करते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व मूल्यांकन। अच्छा। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। ठीक है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती करना, क्या है इसमें? अच्छा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? अंग्रेजों की भारत को देन थी, इन 3 में से आपको कोई चुनना है, कौन कौन सी थी। तो पहला तंबाकू और लाल मिर्च तो गलत ही है। तंबाकू लाल मिर्च किसने दिया था? ये दिया था पुर्तगालियों ने। ध्यान रखना, तंबाकू कई लोगों को पता है, लेकिन लाल मिर्च भी पुर्तगाली लेके आए थे। लाल मिर्च का सबसे पहले खेती मेक्सिको में हुई थी। चलो, तो लाल मिर्च की खेती मैंने आपको बताया मेक्सिको में होती थी, और भारत में कौन लेके आया था? पुर्तगाली। अब देख लेते, यहाँ 3 हैं, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। अब देखते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग नहीं, गलत। युद्ध में चलती फिरती तोपों का आपको 1-2 जगह वर्णन मिला है। एक वर्णन मिला है आपको पानीपत के तृतीय युद्ध में। आपने अगर पानीपत मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि ऊंट पर रख के अहमद शरीफ अली ने तोपों का इस्तेमाल किया था। तो 2 भी गलत, ये भी गलत। अब बचा एक, मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, टोडरमल की बात करते हैं। टोडरमल का नाम सुना होगा, अकबर के समय था, उसने शुरू किया था। उसने भूमि को कई भागों में बांटा गया था, आपको पता होगा 4 भागों में भूमि को बांटा था, और उस आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन में भू राजस्व को लगाना शुरू किया था। तो अंग्रेजों की देन तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, कोई भी सही नहीं है। पॉइंट ये है कि ये सब भारत में प्रचलित हैं, लेकिन इन सब को लेके कौन आया, ये पॉइंट था आपका। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपको लगता है हर एक सही है, लेकिन उनने स्पेसिफिक क्या पूछा है उस पर आपको ध्यान करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ अंडरलाइन करते चलिए, उस पर गोले लगाते चलिए, सर्कल करिए, जैसे भी हो आपको क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपका सही होना चाहिए और आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए। आ गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। कल जो क्वेश्चन था वो स्थायी बंदोबस्त के बारे में था, और स्थायी बंदोबस्त के बारे में लगभग 2 क्वेश्चन थे, हमने देखे थे। अब आ गए रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? देखो, स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों ने शुरू किया था, ये रहे किसान, फिर थे जमींदार, और फिर थे अंग्रेज। यही क्रम था स्थायी बंदोबस्त में कि किसानों से लगान वसूलते थे जमींदार, और जमींदारों से अंग्रेज। अंग्रेजों का इससे तो अपना घाटा है, क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था कर दें किसानों से सीधा
अंग्रेजों के पास लगाना है और इसी के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। आप लोगों को पता होगा कि रैयत का मतलब ही होता है किसान, मतलब किसानवाड़ी बंदोबस्त, ये हम इसको बोल सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान से सीधा लगान अंग्रेजों के पास पहुंचे, उस व्यवस्था का नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त में एक कमी थी, उसमें कमी ये थी कि एक बार जो लगान निर्धारित कर दिया है अब उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन रैयतवाड़ी में सुविधा रखी उन्होंने। रैयतवाड़ी में क्या व्यवस्था की? रैयतवाड़ी में उन्होंने व्यवस्था की कि लगान को जब चाहे तब बदल दो। इसके लिए काफ़ी सारे प्रयास भी किए थे उन लोगों ने। देखते हैं क्या है, हमारे ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। यही अर्थ है, यही अर्थ है रैयतवाड़ी की। अगर आपको रैयतवाड़ी एक ही शब्द में बताना हो तो ये उसकी व्याख्या हुई अच्छे से। तो अब जिसमें एक ऑप्शन है वो हमारे आंसर सही हो सकता है। तो तीनों में ऑप्शन है, ये तो टफ बन रहा है, तीन तीन में लगाना। एक तो बाहर कर लिया, चलो। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ठीक है, ये बात भी सही है। रैयत में बाड़ी में होता था कि जमीन जो है रैयत की होती थी, किसानों की होती थी, तो उनको कह दिया जाता था पट्टे। अभी आपने सुना होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से, तो पट्टे शब्द सुना होगा आपने। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये बात एकदम सही है। तो इसका आंसर 1 2 3 सी आंसर सही होगा इसका। क्यों? क्योंकि इसके तीनों कथन सही हैं। पहला, किसान से सीधा लगान का पहुंचता था सरकार के पास। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे दिया करती थी। और तीसरा है कि कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण भी किया गया था, और सर्वेक्षण बार बार किया गया, 2-3 बार इनको व्यवस्था रखी। पिंगले एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें मदद की थी सर्वेक्षण में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह है 1919 के भारत शासन अधिनियम। ये भी एक टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक्ट बने हैं ब्रिटिश काल में, वो आपकी 2 जगह आप पढ़ते हो, एक हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं, दूसरा आपको मिलते हैं पॉलिटी में। मतलब भारत में संवैधानिक विकास में ये एक्ट आप पढ़ते हो। तो आप देखते हैं, आप चाहो तो इसको पॉलिटी में भी रख सकते हो। अभी हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रमुख विशेषता है किसकी? 1919 के अधिनियम की। 1919 के अधिनियम में कई सारे काम अंग्रेजों ने अच्छे किए थे। पहला, मतलब उन्होंने वादा तो किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि हम तुमको उत्तरदायी शासन देंगे। राज्यों में दिया भी उत्तरदायी शासन, लेकिन उसमें भी घपला कर दिया। क्या कर दिया? वहाँ द्वैध शासन लागू किया राज्यों में। द्वैध शासन कैसा? राज्यों में द्वैध शासन लागू किया। द्वैध मतलब जो सब्जेक्ट थे, जो विषय थे, काम करने की सूची थी, उसको 2 भागों में बांटा गया। एक थी आरक्षित और दूसरी थी हस्तांतरित। हस्तांतरित में बहुत कमजोर विषय रखते थे, और आरक्षित में जो महत्वपूर्ण विषय है उनको, जैसे वित्त का विषय यही रहता था इनके पास। आरक्षित विषय में, आरक्षित विषयों पर शासन करती थी ब्रिटिश, और हस्तांतरित विषयों पर शासन करती थी निर्वाचित सरकार। ध्यान रखना, निर्वाचित सरकार करती थी। हस्तांतरण में कौन से विषय रहते थे? स्वच्छता वाले विषय रहते थे, सफाई वाले विषय रहते थे, ये सब मतलब विषय रहते थे हस्तांतरित में। ध्यान रखना, कमजोर कमजोर जो विषय थे वो सौंप दिए थे भारतीयों को। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। यही हमने पढ़ा है अभी। जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, एक परिवर्तन हुआ था कि केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू कर दी। 2 सदन हो गए, जैसे अभी है ना लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही 2 सदन बना दिए थे केंद्र में 1919 के अधिनियम में। तो पहला सही है, जिसमें एक ऑप्शन है वो हमारा हो सकता है आंसर। ये गलत हो गया बी, क्योंकि यहाँ एक नहीं है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। आप सबको पता है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में शुरू की गई थी, 1919 में नहीं। तो 2 हमारा आंसर नहीं है, ये गया। अब या तो ए हो सकता है या फिर हो सकता है सी हमारा आंसर। देखते हैं, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। शब्द हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन इतने टफ भी नहीं है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हस्तांतरित किए विषय, तो उन हस्तांतरित विषयों पर किसकी शक्ति आ गई? राज्यों की शक्ति आ गई। राज्य कानून बना सकते हैं। ये बात कह रहे हैं कि केंद्र द्वारा प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। तो एकदम सही है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3 दोनों, ये ऑप्शन है सी। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? मतलब भारत में संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य में। आपको पता है 7वीं अनुसूची में इस विभाजन को लिखा गया है।
7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यही पूछ रहे हैं कि शक्तियों के विभाजन का आधार क्या रहा है, कौन सी योजना रही है। मार्ले मिंटो नहीं, बिल्कुल नहीं रही। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड नहीं। इसका आंसर वैसे आप सबको पता भी होगा कि अधिनियम 1935 में ऐसा किया गया था। तो इसका आंसर क्या है, सी। अधिनियम 1935 जो था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसकी लगभग 200 ऐसी धाराएं थी जिनको एज इट इज उठा लिया, ज्यों का त्यों, और कुछ को परिवर्तन के साथ उठाया गया। तो एक मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि अगर 1935 का अधिनियम नहीं होता तो हम संविधान भी इतना अच्छा या इतना कुशल संविधान नहीं बना पाते। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ शक्तियों का विभाजन किससे लिया गया था, इसी से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, ठीक है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इसका नाम है, का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं, मतलब राष्ट्रीय सोशल कॉन्फ्रेंस जो है उसका गठन किया गया है और उस गठन के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं, ये पूछा है। यहाँ भी 3 ही ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, ए बी सी, कोई नहीं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो अब देखते हैं। बंगाल के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन, सामाजिक सुधार संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। देखो पहले ये समझ लो, ये तो थोड़ा टफ मामला पड़ रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था क्या। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, अगर आपने इंग्लिश में भी सुना हो। ये कांग्रेस की एक शाखा थी। क्या काम करती थी, सामाजिक विकास का कार्य करती थी। कांग्रेस ने क्या किया, एक शाखा बना दी अलग से कि भाई तुम समाज का देखरेख करो, और जो मुख्य कांग्रेस है वो राजनीतिक काम करेगी, ये काम था। तो पहला तो नहीं है कि भाई सब संगठनों को एक मंच पे नहीं लेके आना है, ये इनका उद्देश्य नहीं था। ये तो कांग्रेस की मुख्य शाखा INC का काम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो हम पढ़ रहे थे वही है, सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। एकदम सही, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस खुद के नाम से काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन थी वो इसकी क्या, सामाजिक शाखा या सोशल जो ब्रांच थी इसी की। और क्या काम करना चाहती थी कि सामाजिक सुधार कार्यों को करना चाहती थी। कौन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, लेकिन कांग्रेस के नाम से नहीं करना चाहती थी, बस याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। बैराम जी मालवरी और MG रानाडे ने निश्चय किया कि देश में समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। नहीं, गलत, ये भी गलत, और ये तो हो ही नहीं सकता डी कि कोई भी सही नहीं, क्योंकि हमको सही मिल गया है, बी आंसर। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या, 21 क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री से थे। सोचिए आप कितना बड़ा वेटेज था। 21 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे, किसमें, 2012 में। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। देखते हैं कौन कौन से दल हैं। पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, इस संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, स्वतंत्रता के बाद। और ये अंबेडकर से नहीं जुड़ा था, ये साम्यवादी पार्टियों से जुड़ा संगठन था, और यह अभी भी राजनीति में भाग लेता है, महाराष्ट्र में सक्रिय है। तो ये गलत है, तो इसमें एक है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। नहीं भी पढ़ो तब भी तुम्हारा आंसर निकल गया अगर पहला पता है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, आपको पता है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, अंबेडकर जी ने की थी, और इसका उद्देश्य था चुनावों में भाग लेना। 1937 के चुनावों में भाग लिया था और बहुत सफलता मिली थी इस पार्टी को। अगला, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये भी इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। एक हरिजन समाज संघ, हरिजन संघ भी स्थापित किया था, वो गांधी जी ने किया था। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अंबेडकर ने की थी, ताकि शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ काम की जा सके। तो आज इतने क्वेश्चन थे, आज के क्वेश्चन के लिए इतना ही, और कल एक दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे जहां हम 2013 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।